इस जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं इस वेब स्क्रीन पर कॉल करने जा रहा हूँ द वन एंड ओनली पर्सनालिटी ऑफ ड्यूस ऑफ उज्जैन शहर के रहने वाले, लेकिन दोस्त आज पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने अपने सफलता के तहत अपना नाम कैसे कर चुका है, सारी बातें बताएंगे दोस्त आपकी। उनकी ज्यादा दूरी ना बढ़ाते हुए हार्टली वेलकम, जबरदस्त तालियों के साथ इस वेब स्क्रीन में कॉल करने जा रहा हूँ द वन एंड ओनली पर्सनालिटी ऑफ ड्यूस ऑफ मिस्टर मुकेश चौधरी सर। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू डियर ब्रदर कमलेश जी, आपके इस प्यार का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी के साथ में जितने भी हमारे इस ड्यूस आउट परिवार के जितने भी बड़े छोटे सारे भाई बहन आए हैं, आपने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया ना, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली में इस रिगार्ड का, इस प्यार का जो असली हकदार है, ये मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहता हूँ। वो है मेरी सारी ग्रेट अपलाइन, मेरे पापा मम्मी, हमारे सारे के सारे मेंटोर्स और ये ग्रेट प्लेटफॉर्म ड्यूस आउट, ये सभी उन्हीं के चरणों में समर्पित है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये नाचीज एक अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मौका नहीं मिलता। तो ये क्रेडिट जिनका है उनको। आज एक्चुअल में मुझे मौका मिला है, आज मुझे मौका मिला है कि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अगर एक डिसीजन लेता है और डिसीजन के कारण वो कहां तक पहुंच सकता है, वो एग्जांपल आपके सामने है। आज मुझे मौका मिला है कि अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में रखूं और मैं विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं कि अगर मुझे जैसा लड़का जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ है, अगर उसकी लाइफ में चेंजेस आने की शुरुआत हो सकती है, तो मुझे विश्वास है कि हर किसी की लाइफ में चेंजेस आने की शुरुआत हो सकती है, बशर्ते वो तैयार हो। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर यहाँ पर कांच का टुकड़ा भी चले जाए तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है कि वो कब उसे तराशा जाएगा और कब वो कांच का टुकड़ा हीरे जैसी चमक लेकर आ जाएगा। और वो सारे संभावनाएं सभी के पास में है। तो आप सभी का अगेन दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपने बारे में बताता हूं। आपके इस भाई का नाम मुकेश चौधरी है, रहने वाला बाबा महाकाल की पवित्र नगरी, और मैं कहूं तो श्री कृष्ण जी की शिक्षा स्थली उज्जैनी से बिलोंग करता हूं। और उज्जैन का नाम मैं जानता हूं हमारे विदेशों में भी फेमस है। दोस्तों, अपनी एजुकेशन की बात करूं मैं, तो मैंने मास्टर्स डिग्री किया है केमिस्ट्री से। पापा जी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो बचपन से एक्चुअल में एक ड्रीम बन गया था कि बड़ा होकर मुझे टीचर बनना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे घर में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, क्योंकि मेरी बेसिक लाइफ गांव में बीती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ना, तो उसके कारण उसकी फैमिली को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। और वो ड्रीम मेरे अंदर बन गया था। क्या हुआ, हम लोग उज्जैन शिफ्ट हो गए। उज्जैन शिफ्ट होने के बाद में स्कूलिंग की, कॉलेज लाइफ में आए, और कहते हैं जब कॉलेज लाइफ में आते हैं ना, तो थोड़ी बहुत दुनियादारी हमें समझ में आने लग जाती है। और वही आपके इस भाई के साथ में हुआ। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पॉकेट मनी बढ़ गई। और जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पॉकेट मनी बढ़ती है, तो एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा क्या होता है, बड़ों से पैसे मांगना भी संकोच वाला काम हो जाता है। और वो चाहता है, मैं चाहता था, वो भी चाहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी एजुकेशन भी कंटिन्यू हो जाए और मैं अपने पॉकेट मनी को भी इंक्रीज कर लूं। और ये एग्जाम्पल में हूं, कई हमारे कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट जो है, उनकी कहानी सेम है, मुझे पूरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो एक मेरी सोच के साथ हुआ। मैंने पढ़ाने की शुरुआत की और 2 बच्चों से शुरू किया घर से। और अगले 2 से 3 साल के अंदर वो मामला चेंज होकर ये पहुंच गया, करीबन 150 प्लस का आंकड़ा मेरे पास हो गया। आप वो लड़का जो पॉकेट मनी की बात सोच रहा था, उसके पास में मैं बात कर रहा हूँ 9 साल पहले की, करीबन 15 से 20 हजार रुपए सेविंग आने लग गई। तो सोचिए, जो लड़का 500-600 रुपए की पॉकेट मनी की सोच रहा हो, और अगर 10 से 15 हजार रुपए उसकी सेविंग होने लग जाए, उसका हिस्सा पापा जी भी नहीं मांगे और कुमारा हो, तो उसकी लाइफ कैसी होगी आप समझ सकते हैं। आपके भाई की लाइफ भी वैसी थी। और उस समय सोने पे सुहागा क्या हुआ? सोने पे सुहागा ये हुआ कि पापा जी ने बाइक और दिला दी मेरी पसंद की। वो शर्त ये रखी थी कि बेटा पेट्रोल के पैसे मैं नहीं दूंगा। तो मुझे अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि वो चीज मैं कर चुका था। सो फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ भी बड़ी एक अच्छी लाइफ होती। क्यों? क्योंकि कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि वहां से वास्तविक जीवन जीने की कला है, और जीवन कैसे जिया जाता है, रिलेशन कैसे मेंटेन किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। और वो बहुत सारी चीजें मैंने वहां पर सीखी। आपका ये भाई, शायद आप विश्वास करें, मैं थोड़ी सी अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। जब मैं कॉलेज में जाया करता था, तो मेरे पास में एटलस की 2 डंडी की साइकिल, जिसको बोलते हैं, पहले एटलस की साइकिल चलती थी, वो मुझे दिला रखी थी। और 2 डंडी वाली साइकिल जो आजकल दूध वाले भाई साहब हमारे यूज करते हैं। तो एक अलग ही एटीट्यूड था। लेकिन वहां मेरा एक ड्रीम बनता था, क्योंकि बहुत सारी फैमिली के बोलते ना, रिच फैमिलीज के जो बच्चे आते थे, लड़कियां अपनी स्कूटी से आती थी, और लड़के कोई यामा से आ रहा है, कोई हीरो की गाड़ी से आ रहा है, कोई अलग अलग कोई कार से आ रहा है। तो मेरा भी ड्रीम बनता था कि क्या मेरी लाइफ में ये चीजें पॉसिबल हैं, क्या मेरी जिंदगी में भी ये संभव है। फिर उसके अलावा उस कॉलेज लाइफ में मैंने ये देखा कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो मैं पढ़ाता था, लेकिन जो कॉलेज एक्टिविटीज होती ना, उनमें मैं पीछे होता था। मुझे बोलने में बड़ा डर लगता था। मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया कॉलेज में। और ये कहानी मेरी नहीं है, कई बच्चों की है। उनके अंदर तो लगता है,
कहते हैं ना कि जब स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा है और अंदर से क्या आवाज आती है, इससे तो अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, इससे तो अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उस स्टेज पे परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा मेरे साथ नहीं, कई हमारे भाइयों बहनों के साथ में था। दोस्तों कुल मिला के बात है कि लाइफ बढ़िया सेट हो गई, और जब उतना पैसा आने लग गया तो मुझे लगता था कि बढ़िया लाइफ सेट हो गई है, बढ़िया हम लोग मजे करते थे, क्योंकि हमारे सर्कल में हमारे दोस्तों के सर्कल में पैसे कमाने वाला मैं ही था, और हमारी हर सैटरडे पार्टी होती थी तो पैसे देने वाला भी मैं ही होता था, क्योंकि कहीं भी कुछ होते क्या बोले, अपना भाई है ना, अपना भाई है ना, टेंशन वाली क्या बात है। एक वो बड़ी अच्छी बात आप लोगों ने सुनी होगी ना कि कुछ लोग ऐसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सुदामा को धनवान बना देते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो धनवान को सुदामा बनाने में भी देरी नहीं करते। तो शायद मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो रहा था। क्यों? क्योंकि पैसा तो कमा रहा था, लेकिन पैसों का मैनेजमेंट क्या होता है वो पता नहीं। कहते हैं प्रकृति सिखाती भी है, तो मेरे पास में वो पैसों का मैनेजमेंट नहीं था, और उस लाइफ को एंजॉय करते 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 आगे बढ़ गए। लेकिन एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि एक समय आता है जब आटे दाल के भाव पता चलते हैं, वहां हम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। और हमारे मालवा में तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि इंसान ठोकर खाके ठाकुर बनता है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो ना, तो आपके एक्सप्रेशन मुझे पता चल जाए, क्योंकि कई वीडियोस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ को तो लग रहा है कि शायद मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ, शायद उनकी कॉलेज लाइफ में भी ऐसे ही हुआ करता होगा। मुझे मालूम है ऐसा होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, सबके साथ ऐसा होता, मैं जानता हूं। तो फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में आने का मौका मिला, और जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आया तो केवल हमारी 35 बच्चों की क्लास थी। उस 35 बच्चों की क्लास में मुझे लगता है कि सब मतलब रिच फैमिली के लड़के लड़कियां थे, और मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम दोनों मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली से थे। और हमारी दोस्ती भी साल भर जब खत्म हुआ उसके बाद में हमारी दोस्ती, क्योंकि टाइमिंग ऐसा नहीं होता था। और सबसे बड़ी परेशानी मालूम क्या, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा, ग्रेजुएशन मैंने हिंदी मीडियम में किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन आया तो इंग्लिश मीडियम हो गया, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी एंजॉय किया। इधर अपनी कोचिंग बढ़िया चल रही थी, सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आया तो एक बात समझ में आई कि कोचिंग पढ़ा के मैं केवल एक नॉर्मल लाइफ ही जी सकता हूँ। गाड़ी तो पापा ने दिला दी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं पैसे कमा के खुद गाड़ी ले लूं। क्यों? और फिर मैं जिनसे पढ़ा था, मैंने ये देखा कि वो स्कूल में कोचिंग पढ़ा रहे, तो मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई देगी। तो मन में ये बात आती थी कि मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ी बात जो बच्चों को मैं बताऊंगा, कुएं का मेंढक नहीं बनना है। और एक्चुअली में मैं भी वैसे ही था। क्यों? क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं, टाइम ना तो मेरे पास टाइम था, ना मेरे पास स्टेबिलिटी थी। तो बहुत सारी चीजें कश्मकश भरे जीवन चल रही थी। और कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं और कुछ नया विचार करते हैं, तो परम पिता परमेश्वर किसी न किसी को माध्यम बना के हमारे जीवन में भेज देता है। एम आई राइट? थैंक यू। सो मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ, एक शख्स हमारी कोचिंग पे आते थे सुबह दोपहर शाम रात। जब मैंने उनको देखा ना, बंदा हमेशा मुस्कुराते हुए दिखता था। और मुझसे एक दिन रहा नहीं गया, और मैंने पूछ लिया, सर आप क्या करते हैं? सर ने बोला क्यों? मैंने कहा सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हूं, मेरी तो मंडली है, नॉर्मल स्टूडेंट भाषा में मेरी तो मंडली है, लेकिन आप मुझे बिल्कुल मैच्योर एज में दिखते हैं, और क्या प्रोफेशनल लुक आपका होता है। और जिस बात ने मुझे इंस्पायर किया वो है आपका स्माइलिंग फेस। सर आप सुबह दोपहर शाम रात हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सर आप क्या करते हैं? और सर ने मुस्कुरा के मुझे जो जवाब दिया ना, वो जब भी मैं इस बात को करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि वो पल मैं अभी जी रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरे सामने खड़े और मुझसे वो बात कर रहे हैं। सर का जवाब सुनिएगा, बड़ा सुंदर था कि मुकेश जी मैं काम ही ऐसा करता हूं जिसे करने के कारण इस चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरी जिंदगी में खुशियां हैं। अगर आप वो चाहते हो तो उस रास्ते पर चल दो। हमारी केवल इतनी बात हुई थी, और वो बात उन्होंने कही थी, सीधे दिल में वो बात आ गई थी। और उस पर्सनालिटी का नाम इस प्लेटफॉर्म पर जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनकी वो स्माइलिंग नहीं देखी, कहते हैं ना एक डायलॉग है स्टूडेंट लाइफ का, हंसी तो बाकी आप समझदार है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया, हंसा तो फंसा। मैं इस इंडस्ट्री में फंसा, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मतलब मैं क्या बताऊं, क्या एक्सपीरियंस, हम वो कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। तो एक बार शानदार तालियां चाहूंगा दिल की गहराई से मिस्टर यशवंत धाकर सर के लिए। वो जबरदस्त पर्सनालिटी जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने का मुझे एक सुंदर सा मौका दिया। और दोस्तों उसके बाद में एक्चुअली में मैं जिनके साथ में कोचिंग पढ़ा रहा था, मेरे लिए बोलता ना विश्वास होना जरूरी है। जब मुझे पता चला कि वो भी इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, उनके नेचर को मैं जानता था, उनके रूटीन को मैं जानता था। और मैंने सर से कहा सर ठीक है आप जो करते हैं मैं करूंगा, मेरा एमएससी फाइनल का एग्जाम हो जाए देन करते हैं। क्लियर, मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मैंने सर से बात की, कोचिंग पे हम लोग बैठे, ऑन पेपर सर ने प्रोग्राम दिखाया, एक दो क्वेश्चन थे। एज ए टीचर एक बात मुझे समझ में आई, क्या बात कर रहा हूं मैं, लगभग 8 साल पहले की। एक बात मुझे समझ में आई कि गुरुकुल से लेके उस समय कॉन्वेंट एजुकेशन का बड़ा क्रेज था। ये मैं शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं मेरे। और सर ने जब मुझे प्रोग्राम बताया कि सर जब गुरुकुल से लेके कॉन्वेंट एजुकेशन तक का ट्रेंड चेंज हो रहा है, और इसे अगर हमने अपनाया तो आपको क्या लगता है कि हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा? और एज ए टीचर तो आपको बहुत बदलाव लाने की जरूरत है सर। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो बच्चे कहीं और पढ़ने के लिए जाएंगे। और ये बात मैं जानता था कि अगर 2 या 3 दिन की अगर छुट्टी कर दे तो बहुत सारे ऑप्शन होते, बच्चा किसी और के पास पढ़ने के लिए चले जाता था। मतलब एक स्टेबिलिटी का भी डर था उस फील्ड में, कोचिंग फील्ड में। और फिर इसी बीच में क्या हुआ था कि पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, तो लकीली ये हुआ कि एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी भी आपके भाई की लग गई।
गवर्नमेंट टीचर भी मैं रहा और उस प्रोफेशन का भी मैंने आनंद लिया। और कहता है ना जैसे कि नौकरी में से ई की मात्रा हटा दो तो बच क्या जाता है, एक्चुअल में मैं वही था। और जब मैंने वो किया तो मुझे समझ में आया। मैं किसी भी नौकरी की बुराई नहीं करता, हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था, मैंने उस ड्रीम को पूरा किया। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई, मुझे ये बात समझ में आ गई उस समय कि भैया 20 तारीख के बाद नौकरी चाहे लाख रुपए की भी हो, 20 तारीख के बाद जो लाख रुपए भी कमाता है ना, 10 दिन बड़े भारी होते हैं उसके। वो बोलता है कि 1 तारीख आए तो सैलरी आए तो आगे का काम हो। ये कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, उनके दुखती रख में मैंने हाथ रख दिया, क्योंकि उनके साथ में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, बात हम करते हैं इस इंडस्ट्री में, मैं आ गया सारी बातें ऊपर। इतनी बातें बताने का कारण क्या है? इतनी बातें बताने का कारण ये कि मैं कई यूथ को देख रहा हूं, बहुत सारे यूथ मुझे दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन होगी। तो आप देख लीजिए, आपका भाई अगर यहां तक पहुंच सकता है इस एसोसिएशन में आके, इट मींस आप भी आ सकते हो। और ध्यान रखना, आपसे बात कौन कर रहा है? आपसे बात वो कर रहा है ठोकरे खा खा के ठाकुर आपके सामने बात कर रहा है। तो जो ठोकरे मैंने खाई वो मैं दिल खोल के आपके साथ में बातें करूंगा, वो ठोकरे आप मत खाना, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचने में समय लगा है। मैं वादा करता हूं कि आपको उतना समय नहीं लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई, इंडस्ट्री की शुरुआत कर दी, क्योंकि जो मुझे चाहिए था दो चीजें, एक तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि मैं भी कूल लाइफ चाहता था, मुस्कुराती हुई जिंदगी चाहता था, हर कोई वही चाहता। और दूसरा, इस एजुकेशन ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और उस समय यहां पर इनसाइक्लोपीडिया जो मैंने देखा था, उस इनसाइक्लोपीडिया ने एजुकेशनली मुझे इतना इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उस इनसाइक्लोपीडिया से मैंने बच्चों को पढ़ाया है। ये रियलिटी है। और उसके बाद में बात आती, यहां पर मुझे बताया गया था कि एक स्टार्टअप आपको मिलता है कि यदि सर अगर यहां पर आप लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम करते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। तो क्या होता है कि जो एजुकेटेड होता है ना, ये यहां थोड़ा सा एटीट्यूड हैवी हो जाता है। पहली बात पे तो विश्वास हो जाता है, दूसरी पे विश्वास होना थोड़ा सा भारी हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने कहा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन एक बात तो मैक्सिमम हमने सीखी थी कि कोई भी फार्मूला होता है वो प्रूफ होता है, बस उसे प्रूव करने की जरूरत होती है। और वही हुआ। मैंने कहा चलो करके देखते हैं। और एक स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती मालूम क्या करता है? जो मैंने गलतियां की मैं वो बता रहा हूं। जब इस प्रोग्राम को मैंने देखा, वो प्रोग्राम को देखने के बाद में यहां पर होता है कि सर जीवन में 3 चीजें बड़ी जरूरी होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा सर वो 3 चीजें क्या होती है? कि किसी भी काम को अगर मैं करूं तो क्यों करूं, सबसे पहली बात वो। फिर उसके बाद में आती कि इस काम को क्यों, क्या और कैसे। तो सबसे जरूरी होता है क्यों करूं, फिर क्या करूं और कैसे करूं तो सेकेंडरी है, वो इजिली हो जाता है। अब क्यों वाली बातें आई तो सर ने बोला सर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे जीवन की जरूरतें और चाहते जो है वो जानना पड़ेगी। मैंने कहा सर सब पता है, इधर दिल में और दिमाग में सब लिखा हुआ है। बोले यहाँ नहीं भैया, पेपर पे लिखना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये लिखना जरूरी है क्या? तो सर ने बोला जरूरी है। मैंने कहा सर ये लिखने से क्या हो जाएगा? तो सर ने बोला कि यार नहीं लिखोगे तो भी क्या हो गया अभी तक। मैं चुप। मैंने कहा बात तो सही है। तो उनकी इस बात को सुना और मैंने ऑन पेपर लिखना शुरू किया। और जब लिखना शुरू किया तो मैं आपको छोटी छोटी बातों से शुरुआत करता हूं। यहां आने के बाद में मैंने सबसे पहला जो ड्रीम लिखा था, मैंने ड्रीम लिखा था एक पेन का। और वो बोलते हैं ना ये तो नॉर्मल पेन होता है, लेकिन एक पेन जो ऐसे लेफ्ट राइट उसको गोल घुमाते हैं तो वो पेन ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वो मेरा पहला ड्रीम था। देखो एज ए टीचर अच्छा पैसा कमाने के बाद भी मैं आपको बताऊं दिल की बात, मेरे पास पेन मालूम कौन सा था? एक वो पेन चलता था पहले रोटो में, लिखते लिखते लव हो जाए, वही वाला पेन यूज करता था मैं। पैसा था लेकिन सोच बड़ी नहीं थी। इस इंडस्ट्री के आने के बाद में वो ड्रीम बना। और दोस्तों जब इस टाइप का पेन लेने के लिए मैं दुकान पर गया, मैंने कहा सर एक अच्छा सा पेन दिखा दीजिए। उन्होंने पेन दिखाया और एक पेन मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस पेन को मैंने जैसे मूव करना चाहिए था वैसा मूव किया। और जब उस पेन को देखने के बाद में जम गया, मैंने कहा ठीक है यही पेन लेना है। मैंने भाई साहब से बोला, मैंने कहा भाई साहब हमारे भी बताइए इसकी। तो उन्होंने बोला सर 199 रुपीज ओनली। मैंने कहा है 200 रुपए का पेन? कोई 200 रुपए का पेन होता है क्या? तो उन्होंने बोला सर ये पेरिकार्डिन का पेन है सर, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है क्या? दोस्तों उस समय मुझे यह पता चला कि ब्रांड का कितना बड़ा फर्क होता है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज का नाम बड़ा नहीं होता है, ब्रांड बड़ा होता है। और दोस्तों आप बड़े लकी हो, मैं भी बड़ा लकी मानता हूं, क्योंकि आज हम एक ब्रांड वाले एसोसिएशन में, उस ब्रांड का नाम है प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट। तो मुझे लगता है कि हम बड़े लकी हैं। और एक बार सबसे पहले तो शानदार जानदार जबरदस्त वाली तालियां हो जाए इस ग्रेट इंडस्ट्री के लिए, मैसेज ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज के लिए। हम जो भी करें जबरदस्त करें। सो फ्रेंड्स यहां से क्या हुआ कि सपने लिखना और सपने पूरा होने की शुरुआत हुई। और फ्रेंड्स उसके बाद में क्या हुआ कि एक मैंने बताया एक एजुकेटेड पर्सन का एक एटीट्यूड होता है कि हम समथिंग स्पेशल। और मैं केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ाता था और हर किसी की जो समझ में नहीं आता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि इतने बच्चे कैसे आ जाते हैं। लेकिन शायद मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा होगा, इसलिए मेरे पास में ग्रोथ थी। मैंने सोचा कि जैसा यहां पर काम हो रहा वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी तहलका मचा दूंगा। एटीट्यूड होता ना, कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा वहम अहम ही होता है। लाइन छोटी सी लेकिन गहराई बहुत बड़ी है।
कि अहम ही सबसे बड़ा वहम है, और वो अहम मेरे अंदर नहीं कई लोगों के अंदर होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पापा जी ने संस्कार बड़े अच्छे दिए, तो उन्होंने बोला बेटा अगर अपनी गलती जाने अनजाने हो जाती है उसे तुरंत एक्सेप्ट करो, अपने आप में बदलाव करो, और बदलाव किया। और बदलाव करते करते काम करने की शुरुआत की। जब काम करने की शुरुआत की तो क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इस एसोसिएशन में हूं, मैं काम खुद ही कर सकता हूं। अब अधिकतर यूथ गलती क्या करते हैं, जो मैंने की मैं बता रहा हूं। मैं गया, मैंने फटाफट जो कुछ रिलेटिव होते हैं उनमें से एक को सिलेक्ट किया, जो बोलते थे बेटा चिंता मत करना, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, इस टाइप की बातें। मैं गया, उनको जाके प्रेजेंटेशन दिखाया और बोला बस अगर इसी तरीके से हम काम करते हैं, इस पैकेज को प्रमोट करते हैं तो हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो उन्होंने बोला बेटा ठंड रख, बेटा ठंड रख, अगर ऐसे कोई लखपति करोड़पति बन जाते ना तो लाइनें लगी होती यहाँ पर। मैंने कहा लखपति करोड़पति बनाने के चक्कर छोड़ दे बेटा, है ना, क्यों अपने पिताजी के नाम की तू मतलब बर्बादी करने पे तुला हुआ है। दोस्तों मैं गया था बिल्कुल ऐसा एक्साइटेड हो कि बस कि आज तो बिल्कुल धूम मचा डालूंगा, मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। ऐसा होता है ना, जो नए नए हम लोग जाते हैं मार्केट में काम करने के लिए और जोश जुनून के साथ में, लेकिन जब सामने से रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आता तो हमारी हवा निकल जाती है। हम बोलते ना जाते हैं तो गुब्बारा फूला हुआ रहता है लेकिन हवा निकल जाती है, ऐसी सिचुएशन बनती है। जब ऐसे ही आपके इस भाई के साथ में हुआ, फिर मैं सर के पास आया, मैंने कहा सर, चेहरा उतरा हुआ था, सर समझ गए कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ, तो सर मुस्कुरा रहे। मैंने कहा सर मेरी बेड बच पड़ी और आप हंस रहे हो। सर ने बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर एक रिलेटिव थे, उनसे मैंने ऐसी सी बात की और उन्होंने मुझे तो ये बोल दिया कि फालतू चक्करों में नहीं पड़ना आपने। मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो गया। सर फिर मुस्कुराया। मैंने कहा सर आप मेरी मनोदशा समझो ना, आप मुस्कुरा रहे हो। सर फिर मुस्कुराए। मैंने कहा सर आप बहुत हो गया, मजे मत लो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया, सर आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं, आप बताओ ना आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को। मैंने सर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो बोले आप हिस्ट्री पढ़ा के क्यों आए। बात पे गौर कीजिएगा, बात आसान सी लेकिन दिल में घर करने वाली बात है। अधिकतर यूथ नो डाउट उनके पास में जोश जुनून एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि सही बात को भी अगर गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो गलत ही होती है। हेलो, तो इसलिए हमारी कई अपलाइन, जो हमारे कई सीनियर्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी जब काम को करते हैं तो उसके लिए हमें सेल्फ प्रिपेयर होकर मैदान में जाना चाहिए। चाहे वो एग्जाम वाली बात हो, चाहे वो इस इंडस्ट्री में वर्किंग वाली बात हो। उस बात को मैंने वहां से समझा। मैंने कहा सर अब क्या होगा। तो बोले अच्छी बात है ना सर, देखो दो चीजें हैं, या तो भाग लो या भाग लो। मैंने कहा सर आप मुझे लग रहा है मूड में ही हो, आज मेरी मजे लेने वाले हो आप। तो सर ने बोला कि मुकेश यार देख, क्योंकि हम फ्रेंड और दोस्त सब सारी बातें होती थी, तो उन्होंने बोला देखो ऐसी बात है कि ये जो परिस्थिति आई है, या तो इस परिस्थिति में घुस जाओ और करके दिखा दो, या आज ही हाथ जोड़ लो कि नहीं अपने बस का नहीं है। क्योंकि कई लोगों के जीवन में ऐसे चांसेस आते हैं और उस समय वो मौका होता है कुछ करके दिखाने का, या तो वहां से भाग जाने का। मैंने कहा सर अब तो करके दिखाना है, और सर मैं वादा करता हूं सर पहले मैं लखपति बनूंगा उसके बाद ही पति बनूंगा। कमिटमेंट किया और कमिटमेंट की ताकत को समझा कि कमिटमेंट करना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों कमिटमेंट किया और मेहनत की फिर सिस्टम के अनुसार जो रिक्वायरमेंट होती, जो जरूरत होती, उसके अनुसार काम किया। सर की पूरी मदद ली। और इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बड़ी बात मालूम क्या है कि यहाँ पर जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, इतने ईमानदारी से हमारे साथ में काम करते हैं, एक एक चीज प्रैक्टिकली हमें सिखाते हैं। जैसे जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारे माँ बाप हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, लाइक बिल्कुल वैसा ही अपलाइन हमें यहाँ पर सिखाती है। और उन्हीं के साथ से सहयोग से करीबन 6 महीने का टाइम मुझे लगा। अपनी क्लासेस भी लेता था और ये सारी सब चीजें होती थी। और 6 महीने के बाद में सर ने मुझे गुड न्यूज दी, क्योंकि आजकल तो हम डिजिटली इतने एक्टिव हो गए, बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले डीडी आते थे और सर ने मुझे स्टेटस देख के बताया सर बधाई हो। मैंने कहा सर क्या हो गया। सर ने बोला बधाई हो सर, आज आप लखपति बन गए इस इंडस्ट्री से। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब वो जो दिन था ना, खुशी के मेरे कोई ठिकाने नहीं थे। और हर युवा जानता है कि अगर कोई कमिटमेंट ले और अगर वो पूरा हो जाए, तो उसकी बात की जो खुशी होती बड़ी अलग होती। लेकिन हमारे देश के युवाओं के साथ परेशानी क्या है, जो उस समय भी थी और आज भी है, मालूम क्या, कि बेटा 10वीं पास कर ले फिर तेरी लाइफ सेट है। चल 10वीं हो गई ना, कोई एक स्ट्रीम ले ले, 12वीं पास कर ले, तेरी लाइफ सेट है। और उसके बाद अरे ग्रेजुएशन कर ले, फिर तो तेरी लाइफ सेट ही है। और ग्रेजुएशन ना कि लाइफ तो सेट नहीं होता, दूसरी सेटिंग चालू हो जाती। ये कड़वा सच में आपको बता रहा हूं मैं। देखो हंस रहे बहुत सारे लोग, हंस रहे, मैं जानता हूं, अनुभव बोलता है ना, अनुभव बोलता है। और एक बड़ी अच्छी कहावत हमारे सीनियर सुनाते हैं, भैया पेड़ का कोई भी ऐसा पत्ता नहीं जिसको हवा नहीं लगी हो, बस बाहर वाले को ज्यादा लगती है, अंदर वाले को कम लगती है। ठीक है, लेकिन आपके इस भाई के साथ अच्छा ये हुआ क्योंकि एसोसिएशन मेरा अच्छा था, तो बहुत सारी चीजें छोटी उम्र में सीखने का मौका मिल गया और कई अनुभव लेने का मौका मिला। और इस इंडस्ट्री में मैंने ये जाना कि स्टूडेंट को उस समय एक्चुअल में जरूरत किन चीजों की होती है। स्टूडेंट के साथ में जो मेरे साथ में सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी स्किल प्रॉब्लम थी। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो मेरा, चाहे वो मेरे एक्सप्रेशन हो, चाहे वो मेरा इनर वर्ल्ड हो, है ना, इन सभी में मुझे डर था। कई बच्चों को डर होता है और आप देखते होंगे कई बच्चे पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो वो उतने सक्सेस नहीं होते। ये कड़वा सच है।
ये कड़वा सच है। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा, मैंने उस चीज को समझा कि अगर ये परेशानी मेरे साथ है तो कई भाइयों के साथ में होगी, कई हमारे दोस्तों के साथ में होगी। तो इस परेशानी का एक परमानेंट सॉल्यूशन अगर मेरे पास में आ गया तो कई ऐसे यूथ हैं जो हायर सेकेंडरी में या कॉलेज में होंगे, अगर उनको वो सॉल्यूशन मिल जाए तो उनकी जिंदगी ना सुप्रीम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 3 साल इतने गोल्डन टाइम होता है कि उन 3 साल में अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर वो बोलते ना किताबी शिक्षा भी ले ले और किताबी शिक्षा के साथ में कौशल शिक्षा और कुशल शिक्षा भी ले ले और अपने पैरों पे भी खड़े हो जाए, तो उसे नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मान लो भरना भी पड़े तो घर में हो सकता है पापा का या मम्मी का ड्रीम हो कि मेरे बच्चे का क्या हो कि एक लेवल आ जाए, जॉब आ जाए, बस वो चाहते हैं। दोस्तों बीच बीच में क्या हुआ कि क्योंकि मैं युवा था तो युवाओं को प्लान दिखाता था, बड़े मजे आते थे। बहुत सारे दोस्त क्या बोलते थे, सब कुछ हो गया उसके बाद पैसे नहीं है यार, टाइम नहीं है यार, मम्मी मना कर रही है यार, दिमाग थोड़ा सा घूम जाता था। मैंने कहा ऐसे तो बोलता था भाई चिंता मत करना, रात को 12 बजे फोन लगा देना भाई, रात को 12 बजे हाजिर है, और ये मेरे साथ काम ही नहीं कर रहा है। ये कई लोगों के साथ में होता है, फिर क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सर से जब बात हुई, सर ने बोला कि सर देखो ऐसा है कि क्या होता है कभी कभी कि फाइनेंशियली डिसीजन कौन लेता है घर में बड़े? मैंने कहा सर पापा मम्मी लेते हैं। तो बोले क्या पापा मम्मी की नॉलेज है? मैंने कहा सर पापा मम्मी के सामने मैं बोलूंगा डर लगता है सर। तो बोले कैसे टीचर हो आप, किसी को बोल मत देना। मैंने कहा सर जो रियलिटी आपको तो पता ही है। मैंने ये समझा कि बच्चों को पढ़ाना एक अलग बात है और बच्चों के गार्जियंस के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत अलग बात है, और ये स्किल बहुत कम लोगों में होती है। हेलो, क्योंकि बोलना तो बच्चा 2.5 साल में सीख जाता है, आप सब जानते हो, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये बड़ी मायने वाली चीज होती है, और आपके भाई ने ये यहां से सीखा। फ्रेंड्स, दौर ये लगातार चलते गए, कई अच्छे जो है एक्सपीरियंस लिए, कई बुरे एक्सपीरियंस लिए, लेकिन सपनों की ताकत को समझ गया था, अपनी स्किल में बदलाव लाने की ताकत को समझ गया था। और मतलब मैं एक बात बताऊं कि जो मेरा 5 साल का कैरियर रहा यूजी और पीजी का, उन 5 साल में मैंने कभी भी कोई भी सेमिनार अपनी क्लास में नहीं दिया, क्योंकि डर लगता था। और पीजी में तो ये होता था कि प्रोफेसर साहब सामने बैठते थे और जिस दिन अपना नंबर आया कि मुकेश कल तेरा सेमिनार है इस सब्जेक्ट का, मैं उस दिन क्लास में ही नहीं गया, इतना डर लगता था बोलने के लिए। रियलिटी है। और जब इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जब बदलाव लाने की शुरुआत की, अपनी स्किल में चेंज लाने की शुरुआत की, क्योंकि जनरली हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में अगर स्टूडेंट अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है तो उसे 2-3 मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद में जरूरी होता है मनी मैनेजमेंट, उसके बाद में एक एसोसिएशन का मैनेजमेंट होता है, जो मुझे लगता है ये मैंने किया था। मैंने मनी मैनेजमेंट पीजी में आके सीखा, टाइम का मैनेजमेंट पीजी में आके सीखा, और एसोसिएशन का मैनेजमेंट मैंने पीजी में क्या सीखा, क्योंकि एसोसिएशन का मैनेजमेंट इसमें सबसे बड़ा होता है। हमारे बड़े कहावत के गए ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये वाला एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके भाई ने उसको भी चेंज किया। देन उसके बाद में मार्केट में अच्छी तरीके से उतरे, और फिर इसी बीच में क्या हुआ, इस बीच में करीबन 1 से 1.5 साल का टाइम मैंने निकाला। इसी बीच में क्या हुआ, एक वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, क्योंकि बिजनेस को लेकर मैं इतना सिंसियर नहीं था, रियलिटी बताऊं मैं, माइंड सेट था, सब कुछ था, लेकिन बिजनेस को लेकर इतना सिंसियर फिर भी नहीं था। लेकिन एक बार मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला, और दोस्तों जब उस वीडियो को देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। और वो वीडियो मैं बताना चाहूंगा हमारे मेंटर, और आज लाखों लोगों के, वो मैं कहूंगा कि लाखों लोगों के आज वो मेंटर हैं। एक बार शानदार क्लैपिंग चाहूंगा मिस्टर संजय चौधरी सर फ्रॉम रतलाम मध्य प्रदेश। दोस्तों उनका जब वीडियो मैंने देखा तो उस वीडियो में उन्होंने बताया कि मैं एक मतलब इंडस्ट्रियल था, 4-4 यूनिट मेरे पास थी, करोड़ों का टर्नओवर था, और लगभग 12 साल में इस इंडस्ट्री में पूरे कर चुका हूं, और मैं इस इंडस्ट्री में समय कमाने के लिए आया था। मेरे लिए बड़ी अचरज वाली बात है। क्यों? क्योंकि कई परिवार में बड़े क्या बोलते हैं, पढ़ो लिखो और पैसे कमाओ। एम आई राइट? पढ़ो लिखो और पैसे कमाओ। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा सुना था कि अगर आपने समय कमाया तो आपकी लाइफ सुप्रीम लाइफ हो जाएगी। ये मेरे लिए बड़ी अचरज वाली बात थी। और सर ने उस वीडियो में कहा कि दुनिया में आप अमीर लोगों को देखेंगे तो वो समय कमा रहे हैं, और जो व्यक्ति समय कमाता है ना, पैसा उसके पीछे आ जाता है। शायद मेरी बात आप सब लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इस बात को हर कोई जानता है। जिस व्यक्ति ने समय कमाया, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। एक एग्जांपल आप सभी लोग अच्छे समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री एक है, लेकिन कितनी सीटें आती हैं तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं पूरे इंडिया से। वो क्या, उन्होंने भी तो समय कमाया, वो तो एक ही जगह है, समय समय पे कहीं कहीं वो जाते हैं। आप एक इंडस्ट्री को देख लो, इंडस्ट्री का ओनर एक होता है। आप एक स्कूल को देख लो, स्कूल में प्रिंसिपल एक होता है। आप जो है ना अपने एक शहर को देख लो, उसमें बहुत सारी कॉलोनियां होती है, कलेक्टर उसमें एक होता है। तो ऐसे ही मैंने यहां पर देखा कि अगर आपने समय कमा लिया तो पैसा अपने आप आपके पास में आ जाएगा। और दुनिया में जब अमीरों की सूची मैंने देखी तो उसमें भी यही देखा कि जो अमीर बने हैं उन्होंने समय कमाया, पैसा समय के पीछे आया। हेलो, एक बात ध्यान दीजिएगा, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। हेलो, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। और ये इंडस्ट्री आपको इतनी ताकत देती है कि परिस्थिति कैसी भी हो,
परिस्थिति कैसी भी हो, उससे जूझने की, उससे लड़ने की और जीतने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे बोल सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आगे हम चल रहे हैं। एक स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए ये जरूरी चीजें मुझे लगी। और अगर वो टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एसोसिएशन का मैनेजमेंट कर ले तो स्किल वाली बातें वो अपने आप उनके अंदर आ जाएगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में ये कहा जाता है कि पर्सनल ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान दिया गया था, पहले भी और आज भी। स्टूडेंट के लिए तो मैं कहूंगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और स्टूडेंट के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज एक पारस पत्थर जैसा है। बस इसको लोहे पे सही से रगड़ना सीख लो। जिस लोहे पे रगड़ा वो जो है ना सोना बन ही जाने वाला है, चाहे वो कैसा भी लोहा हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। फ्रेंड्स, कई अचीवमेंट जो है, कई अचीवमेंट्स इस इंडस्ट्री में आने के बाद में लेने का मौका मुझे मिला। एक बार की तो सिचुएशन ऐसी हुई कि एक आईपीएस को मुझे प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। और जब उनके साथ मैंने बातचीत की तो नो डाउट हम समझ सकते हैं कि अगर एक आईपीएस अगर सामने तो उसके क्वेश्चंस क्या होंगे, बातें क्या होंगी। तो मैंने केवल एक ही बात कही, मैंने कहा सर मुझे केवल 15 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात आपके सामने रख दूं, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फ्रेंड्स, 15 मिनट की बात हुई, मैंने उन्हीं के सिस्टम पर अपनी एजुकेशन मैंने लॉग इन करके उनको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताया। मैंने कहा सर ये कुछ कंटेंट है, बाकी इनकी डिटेल के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो आपको लॉग इन पासवर्ड पे दे दूंगा। और उसके बाद में जो मैं आपसे कर रहा हूं सर, ये मेरी अचीवमेंट है। मैंने ये बोला कि सर आपसे जो बात मैं कर रहा हूं यही मेरी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं हो कि सामने वाला कौन है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर लेता है। लेकिन अगर उसे पहले से ही पता हो कि मैं एक आईपीएस के सामने बात कर रहा हूं और अगर मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये छोटी मोटी बात नहीं, और इससे मैं बोल सकता हूं ये मेरी अचीवमेंट है। और अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो शायद वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आता। तो ये इंडस्ट्री आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बड़ा तगड़ा देती है। और उनका एप्रिसिएशन क्या था उस पर ध्यान दीजिए। उनका एप्रिसिएशन ये था सर का कि बेटा तुम जिस भी एकेडमी में काम करते हो ना, उस एकेडमी का विजन बहुत बड़ा है और बहुत सही जगह तुम हो, बस ये है कि मेहनत करने में पीछे मत रखना, तो अपना सीना और छोड़ोगे। मैंने कहा धन्यवाद, एक ग्रेट सिस्टम में मैं आ गया। दोस्तों, ये सारी चीजें चल रही थी और फिर एक समय आया डिसीजन लेने का। क्यों? क्योंकि समय में कम दे पा रहा था और मेरे सपने यहाँ पर आने के बाद में बड़े हो गए। मेरे नहीं, कई के हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि एक समय का पहिया ऐसा होता है, धीरे 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 वो परत जम जाती है, लोगों को मौका नहीं मिल पाता और रूटीन लाइफ में वो फंसता जाता है। और उसके सपनों में कहते हैं कि दिल में कब्रगाह हर कोई बना के चलता है। क्योंकि एक सामान्य जिंदगी और एक असामान्य जिंदगी दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। सामान्य जिंदगी जब हम जीते हैं ना, अरे ऐसे मत देखो मेंटो से काम नहीं चलेगा, मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं तो आप सोचो सामान्य जिंदगी और मेंटो जिंदगी दोनों अलग अलग है। तो जब सामान्य जिंदगी होती है, उस लाइफ में जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे दिल में कब्रगाह बन जाती है। हमारी जो जरूरतें और चाहते हैं, लोग जरूरतों को पूरा करने में समय निकाल देते हैं। बात आती है चाहतों की, तो चाहतों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा एडिशनल हमें अपडेट करना पड़ता है। और वही यहाँ पर हम लोगों ने करने की शुरुआत की। फ्रेंड्स, बात अब आती है कि क्या होता है, मैं बात कर रहा था जब स्टूडेंट लाइफ के साथ में पहले भी और अभी भी आज भी बड़ी समस्या है। जब हम गार्जियन से बात करते हैं ना, आज भी मैं जब किसी गार्जियन से बात करता हूं तो मालूम क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ने दे यार, इसका दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा पढ़ लेने दे, चाहे कॉलेज में बच्चा इसका दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो हायर सेकेंडरी में है, ये तो कॉलेज में है, ये तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है। तो मैं ये बोलता हूं, मैंने कहा सर एक बात बताइए, ये अंकल जी एक बात बताइए कि अगर आपका बच्चा मल्टीपर्पज नॉलेज वाला हो जाएगा तो कोई बुराई हो जाएगी क्या? नहीं। मैंने कहा अगर आपका बच्चा अच्छे से बोलने लग जाएगा तो क्या कोई बुराई हो जाएगी क्या? बोले नहीं। बोले तू तो अच्छा बोल रहा है। मैंने कहा चलो मेरे जैसे ही बोलना सीख जाएगा तो कोई बुराई हो जाएगी क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा उसके लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यार वो तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर मुझे मेरी अपलाइन ने बड़ी अच्छी बात सिखाई है। मैं एक बात पूछता हूं, अंकल जी आप स्मार्टफोन चलाते हैं? बोले हाँ चलाता हूँ। आपका बच्चा स्मार्टफोन चलाता है? बोले हाँ चलाता है। आप व्हाट्सएप का यूज करते हो? हाँ करता हूँ। आपका बच्चा? हाँ करता है। उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या डाला आपको पता है क्या? वो चुप हो जाता है। आपने मोबाइल किस लिए दिलाया था? बोले पढ़ने के लिए। अब आपने उसके मोबाइल में देखा है, कि किस किस ऐप पे कौन कौन सी रील बना के वो अपडेट कर रहा है। आपको पता है उसकी पढ़ाई भी इस टाइप की हो रही, तो उनका दिमाग घूम जाता कई फैमिलीज का। मैंने कहा यही एसोसिएशन का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि डिजिटली हम अपडेट हुए ना, तो हमारे बेनिफिट्स भी हैं और लॉसेस भी हैं। जैसा आप सब लोगों ने एक निबंध पढ़ा होगा, एज ए टीचर मैं इस बात को हमेशा बताता हूं। एक निबंध था हमारा कि विज्ञान वरदान है अभिशाप है। तो उसका उपसंहार जो लास्ट वाली लाइन होती थी उसमें क्या लिखा होता था, अगर हम सदुपयोग करेंगे तो वरदान है और दुरुपयोग करेंगे तो उपसंहार है। लेकिन वो वरदान होगा या वरदान नहीं होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता? उपयोग करने पे। जैसे छोटा बच्चा देखता है ना कि वो जलती हुई आग देखता है तो उसको पीला पीला अच्छा लगता है, तो बोले हाँ अच्छा, और एक बार उंगली कर देता है, उसके बाद वो कैसा भी पीला उससे दूर हो जाता है।
तो कभी कभी क्या होता है, अनुभव लेना जरूरी होता है, लेकिन अगर एसोसिएशन में है तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये एकेडमी खासकर यूथ के लिए सबसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे जैसा लड़का, आप ध्यान दीजिए, जिसका कपड़े पहनने का सेंस नहीं था, जिसको बोलने में बड़ा डर लगता था, जिसके ड्रेसिंग सेंस सही नहीं होने के कारण लड़कियों की बात छोड़ो, लड़के भी दोस्ती करना पसंद नहीं करते थे, अगर वो लड़का अगर आज ऐसे ड्रेसिंग सेंस ला सकता है, अपनी स्किल को अपडेट कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को अपडेट कर सकता है, और फिर निकल के अगर यहाँ आ रहा है, और अगर आज सैकड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्या लगता है ये मेरी औकात थी कैसी ना? ये औकात अगर मेरी बनी है तो इस एसोसिएशन में आने के कारण बनी है। इसलिए इस एसोसिएशन को, पावर को समझने की जरूरत है। किनको? खासकर उन सारे यूथ को, क्योंकि उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये फ्रेंड्स। देन उसके बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो मतलब मैं कहूं मेरी टीम में सबसे ज्यादा कौन है, जो मेरी टीम बनी है उस टीम में सबसे ज्यादा यूथ आपको मिलेंगे, और बहुत सारी हमारी बहनें जो शादीशुदा है, कुछ मुझसे बड़ी और कुछ मुझसे छोटी है। तो मैंने ये दो कैटेगरी ऐसी देखी जिनके साथ बड़ी समस्या होती है। स्टूडेंट के साथ में तो कैरियर बनाने की समस्या, तो उनका सॉल्यूशन आप सभी को मिल गया होगा, क्योंकि नौकरी आज इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। अगर मैं सही हूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। और एमपी में तो मैंने ये देखा है कि अभी चपरासी की जगह निकली थी तो उसके लिए 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, और उसमें पीएचडी करने वाले भी चपरासी का फॉर्म भरा था। जिसने पीएचडी किया है वो भी चपरासी का फॉर्म भर रहा है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी कि भैया आपने को 8th पास चाहिए, तो बेचारे 8th वाले का कुछ हो गया क्या रिटर्न पेपर में? हेलो, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि पीएचडी वाला अगर वो चीजें कर रहा है तो उसने पीएचडी किस बात की है? मतलब यहां पर यह हो गया कि किताबी शिक्षा हमारे काम की नहीं है। मैं शिक्षा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन किताबी शिक्षा के साथ में कुशल शिक्षा, जिसे हम स्किल एजुकेशन कहते हैं, उसकी जरूरत है। इसीलिए ड्यूसॉल्ट ओवरसीज ने स्किल एजुकेशन का इतना सुंदर प्रोग्राम दिया है कि जो रूटीन एजुकेशन तुम्हें लेना है तुम लो, लेकिन उसके साथ में जो जरूरी है वो है स्किल एजुकेशन, और वो एजुकेशन हम तुम्हें देते हैं, और उसके बाद में जाओ कंपटीशन लड़ो। दोस्तों, कई ऐसे एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर एसोसिएशन में जो जिन्होंने केवल स्किल एजुकेशन लिया और उनका ड्रीम था कि हमें जॉब करना है, हमें जॉब करना है। जब इंटरव्यू देने के लिए गए ना, तो क्या हुआ, उनका जब रिज्यूम किया तो बोले ये तो ठीक है, इसको साइड में रखो, प्रैक्टिकल हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल कई लोगों के टेस्ट हुए, और ऐसे ऐसे टेस्ट हुए जिसमें वो पास होकर उनकी जॉब लग गई। और वो धन्यवाद ड्यूसॉल्ट को क्यों करते हैं कि भैया यहाँ पर हम पैसा कमाने के लिए आए थे, हमें बताया गया था कि यहाँ पर स्किल एजुकेशन से लाइफ चेंज होती है, और उन्होंने चेंज की। मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे बड़े करीबी रहे हैं, उनके छोटे भाई की बात बता रहा हूं मैं आपको। उस बच्चे का इंटरव्यू क्या, फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू था, और करीबन 15-16 स्टेप्स थी, और जितने भी लड़के थे सीसीटीवी लगा था, और मतलब सब अस्त व्यस्त कर रखा था। नीचे सोफे के कुशन अलग पड़े थे, कपड़े वो कुछ गमले वगैरह थे वो अलग पड़े थे, फूल जो है सब कुछ तो भी पड़ा था। और उसमें से एक लड़का ऐसा था जो सबको मैनेज करते हुए जा रहा था, बोले गंदा है, अच्छा नहीं दिख रहा, इसको व्यवस्थित करते हैं। पढ़ने में एवरेज बच्चा था वो, और जब उसका इंटरव्यू हुआ तो सीसीटीवी से सब दिख रहा था, और उसका सिलेक्शन हो गया। और उसने बोला सर मुझसे तो कई अच्छे पढ़े लिखे थे, मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने कहा कि डियर, आज के समय में पब्लिक जो रिलेशन मैनेजमेंट है ना, वो एक बहुत जरूरी स्किल है, चाहे वो कोई सा भी काम करो। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट स्किल मतलब लोगों से बातचीत करने की कला, ये सबसे जरूरी है, चाहे वो काम कोई सा भी हो। और उसमें हमने ये देखा कि अभी तुम हमारी इस कंपनी में ज्वाइन नहीं हो, लेकिन हमारा जो एसेट्स है, हमने देखा तुमने कुशन सही रख दिए, तकिए सही रख दिए, गमले से पड़े थे उनको सीधा कर दिया। अगर अभी से तुम इतने सिंसियर हो, तो जब इस एकेडमी के तुम एम्प्लॉय बन जाओगे तो ये कंपनी जो है और हमारा जो एसोसिएशन है वो कहां लेके जाओगे? सो फ्रेंड्स, उसका जो है सिलेक्शन हुआ, और वो धन्यवाद ड्यूसॉफ्ट को क्यों करता है, क्योंकि इसने कॉमन सेंस सीखा। लोगों में सेंस है लेकिन कॉमन सेंस नहीं है, और कहते हैं सेंस और कॉमन सेंस में केवल 1% का फर्क होता है, और वो यहां से सीखने का मौका मिलता है। लोग उसके बाद में मालूम मजा क्या था, लोग क्या बोलते हैं, तू ज्वाइन हो गया, ठीक है, तेरे को इतना समय हो गया, कितने पैसे कमा लिए? कई यूथ से पूछते हैं, और कई हमारी बहनों से भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हमारी टीम में जो शादीशुदा है, पति ना कर रहा है, बोले नहीं करना, रहने दे, तेरे पास टाइम नहीं है, 2 टाइम की रोटी ये सारा सब रहेगा, कैसे करेगी? लेकिन बहुत सारी बहनों ने किया, तो मालूम उनके पति उनको बोलते ना टॉन्ट मारना, कितने पैसे कमा लिए, कितने पैसे आ गए, डायरी वायरी एंट्री कराऊं क्या? और जब उनकी स्किल को सुनते तो अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। तो कई हमारी ऐसी बहनें जो हाउस वाइफ हैं, वो घर में बैठकर ही, कुछ तो हमारी ऐसी बहनें हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं कमा पा रहे, एक वीक के 25-30 हजार का इंसेंटिव उन्होंने लिया है अभी पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो उनके हस्बैंडों का दिमाग खराब हो गया, वो बैंडी हो गए, हंस निकल गया उनके चेहरे से, बस बैंडी बचे हैं। क्यों? क्योंकि वाइफ घर में रह के पति से ज्यादा पैसा कमा रही, उनका दिमाग खराब होना लाजमी है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, ये एकेडमी फैमिली मैनेजमेंट स्किल भी सिखाती है कि पति नाराज हो तो उसको प्रोफेशनली कैसे मनाया जाए, कैसे समझाया जाए, और ये बताया जाए कि देखो आपने आपके मन की कर ली ना, अब एक काम ये करो, एक एंट्री आपके नाम की भी डालो,
एडमिशन आप भी यहां पर लो, आप भी वो स्किल सीखो और हम लोग मिलकर आगे बढ़ते। और कई फैमिलीज हमारे साथ में ऐसी हैं, कई फैमिलीज ऐसी हैं जहां आए तो या तो पति अकेला आया था या पत्नी अकेली आई थी, लेकिन आज हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, जो दोनों बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट की कहानी थी, आज भी समझते हैं स्टूडेंट की। कई स्टूडेंट से भी मेरा मिलना होता है, तो इस बात को आपको बड़ी हंसी आएगी। स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि जब बेटा क्या कर रहे हो आप, तो स्टूडेंट का जवाब सुनिएगा, सर मैं साइंस में बीए कर रहा हूं। मैं थोड़ा सिर खुजाने लग जाता हूं, मैंने कहा ये कौन सा स्ट्रीम आ गया कि साइंस में बीए कर रहा है। ये तो समझ में आता है बीए होता है, बीकॉम होता है, बीएससी होता है, लेकिन साइंस में बीए ये कब से चालू हो गया। फिर मुझे समझ में आ जाता है कि उनका एजुकेशन स्टेटस क्या। दोस्तों ये स्थिति है हमारे यहाँ पर, किनकी, बच्चों के एजुकेशन की। जो सिस्टम बना वो तो गड़बड़ है ही है, वो तो गड़बड़ है ही है, क्योंकि उसमें सुधार की जरूरत थी, इसीलिए सुधार हो गया है इसी साल से। इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी जो है चेंजेस हो गई है और उसमें स्किल एजुकेशन को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, डाला गया है ना। तो उसका ध्यान तो आप लोग दे ही रहे होंगे। तो अब हुआ क्या, अब बात आगे चलते गई, काम आगे बढ़ता गया, सारी चीजें हो गई। मैंने जाना कि यार इंडस्ट्री बड़ी शानदार है, लोग यहाँ पर करियर बना रहे हैं। और संजय चौधरी सर की मुझे बात आ गई, क्योंकि मैंने वीडियो देखा था, कभी मिला ही नहीं था, और ये देखा था कि वो अपनी इंडस्ट्री बंद कर चुके हैं। अब ये बड़ी शॉक्ड वाली बात है, आपने कई लोगों ने हमारे गुरु को सुना है, मिस्टर संजय चौधरी सर को, कि जब वो आए तो उन्होंने काम किया और उनके सीनियर ने उनसे बोला था कि देख तू तो तेरा काम कर ईमानदारी से, और जिसमें दम होगा वो दूसरे को बंद कर देगा। ये कहते हैं, वो सर कहते हैं कि अगर ड्यूसॉफ्ट में दम होगा तो तेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और अगर तेरी इंडस्ट्री में दम होगा तो ड्यूसॉफ्ट तो छोड़ देगा। और फिर अपना भी दिमाग घुमा, मैंने कहा यार अब तो बहुत हो गया, अब काम लग के करना है। और दोस्तों गवर्नमेंट जॉब को मैं टाटा बाय बाय बोल चुका हूं, है ना। कई लोगों को शौक होता है, वो नौकरी छोड़ दी तो पागल हो गया, और वो पागलपन मैंने देखा अभी कोरोना काल में, मैंने देख लिया वो पागलपन। कई लोगों को वो पागल ही हो गए, वाकई में पागल हो गए। क्यों? क्योंकि उस कोरोना काल में डिजिटल हम अपडेट हो गए। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जितना पैसा मैंने उधर नहीं कमाया 2 साल में कमाया, जितना एंजॉय मैंने उधर नहीं किया उतना एंजॉय इस कोरोना काल में किया। और दोस्तों इस प्रोग्राम के क्रिएटर का विजन आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों ने सुना हो। जब पहली बार मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, ताल कटोरा स्टेडियम, पहली बार इतने सारे लोग मैंने देखे, पहली बार, और वहां लोगों को अवार्ड मिल रहे थे। वहां भी मेरा एक ड्रीम बना कि यार क्या मुझे वहां जाकर कभी अवार्ड मिल सकता है, क्या मैं उस लायक बन सकता हूं। तो मैंने अपने आप को यूं देखा, तो अंदर से क्या आवाज है, बेटा तेरी उस औकात नहीं, भूल जा, वो लोग हैं वही लोग ले रहे हैं, उन्होंने कुछ अलग किया होगा। पर फिर जब मैंने सर से बात की तो सर ने बोला देखो उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, आप भी सिस्टम को फॉलो कर लो। वो बात वहीं खत्म हो गई। और उसके बाद जब दिल्ली घूमने का मौका मिला और जब मेट्रो ट्रेन में बैठा ना, तो मुझे क्या लगा, मैं तो विदेश में घूमने के लिए आ गया। मतलब उज्जैन जैसे जगह में रहने वाला लड़का जब दिल्ली, केवल दिल्ली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां गया तो मुझे लगा मैं विदेश में आ गया। दोस्तों ये इंडस्ट्री आपको देखिए कितनी अच्छी बात है, एजुकेशन, स्टार्टअप, आपकी पर्सनल स्किल, आपकी प्रोफेशनल स्किल, आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल, मनी मैनेजमेंट की स्किल, फैमिली मैनेजमेंट की स्किल, और एक एसोसिएशन मैनेजमेंट की स्किल, इतनी सारी स्किल आपको देता है। और उसके बाद भी हम खुद कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि सामने वाला बोलता है कितने पैसे कमाए, सामने वाला बोलता है कितने पैसे कमाए, उसका जवाब भी हम नहीं दे पाते। उसके भी 2 कारण होते हैं जो हमने समझा है। पहला, कोई बड़ा होता है तो हम सोचते हैं उसकी रिस्पेक्ट है, लेकिन साहब जो गलत है वो तो गलत है ना। अगर रिस्पेक्ट है तो अपनी बात रखने में क्या बुराई है। अगर हम अपनों के सामने अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो कहां रख पाएंगे। तो कहते हैं बात रखने की कला, वो भी मैंने यहां से सीखी और कई स्टूडेंट्स को उसकी जरूरत है, और वो यहां से सीखी। दोस्तों उसके बाद गोवा जाने का मौका मुझे मिला, मैंने कहा वाह क्या बात है। गोवा जाने के बाद में दोस्तों फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम एक बार और मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। वहां इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं कोट कर रहा हूं, हमारे जो रिस्पेक्टेड एमडी है मिस्टर ऋषि सहदेव सर, उनको जब मैंने सुना तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उस प्रोग्राम में कई बातें उन्होंने टेक्निकली बताई थी, लेकिन अपन हिंदी मीडियम के बच्चे थे तो अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी, अंग्रेजी यहां से सीखने की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 6ठी से इंग्लिश पढ़ना शुरू की मैंने। कक्षा 5 तक मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, कक्षा 6 से पढ़ी थी। आजकल तो बच्चा वो आंगनवाड़ी में भी जाता है ना, वहां से भी ए फॉर एप्पल चालू हो जाता है। तो वहां ऋषि सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कहते हैं कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको कर लेते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, हमारे पास कुछ नहीं तो हम इसको कर लेते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कहें कि हमारे पास ड्यूसॉफ्ट है इसलिए हमें किसी भी और कुछ की जरूरत नहीं। उस बात ने दिल में घर कर लिया और अपने आप पे गर्व किया कि मैं एक अच्छे एसोसिएशन में हूं, मैं एक सही एकेडमी में हूं। कहते हैं ना कि अगर एकेडमी का विजन जानना हो तो उसके जो क्रिएटर हैं उनके विजन को जान लो, आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो हर कोई जानता है कि पैसा कमाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एम आई राइट? और दोस्तों उसके बाद में कहते हैं ना कि रियल खुशी क्या होती है। रियल खुशी इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने जाना, अपने अचीवमेंट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जब अपनी टीम के लोगों के अचीवमेंट होते हैं ना, उस खुशी की बात बड़ी अलग होती है, उस खुशी की बात बड़ी अलग होती है। दोस्तों सब कुछ हो रहा, कहते हैं ना कि एक चीज हर किसी की जिंदगी में होती है, आपके भाई की जिंदगी में भी हुई, मालूम क्या? शादी सभी की होती है ना, मेरी भी हुई। अब जब शादी हुई साहब तो शादी हो गई, और फर्स्ट नाइट में क्या हो रहा है
फर्स्ट नाइट में बातचीत हो रही श्रीमती जी से कि देखो ये मैं काम करता हूं, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं फर्स्ट नाइट में। अब वो भी बोले कि किससे पाला पड़ गया, मतलब ये कर क्या रहा है ये। लेकिन अपन ने एक बड़ी अच्छी बात सीखी थी यहां से, क्या कि खरी पक्की पहले ही कर लो। पहले ही दिन से अगर बोलते ना आपके मैनेजमेंट सारे हो जाएंगे तो लाइफ टाइम की नो टेंशन। मैंने कहा आज ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब मेरे सुख और दुख की 50% के साथ ही, क्योंकि सुख मिलेंगे तो वो तो एंजॉय करना ही करना है, तो दुख भी तो झेलना पड़ेंगे। मैंने कहा लेकिन उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन पता तो हो। तो फर्स्ट नाइट को साहब प्रेजेंटेशन किया गया और मैंने वीडियो दिखाया किसका, हमारे गुरु संजय चौधरी सर का। मैंने कहा देखो ये भी यही काम कर रहे हैं। तो साहब वो बोलते ना कि हमारा एक लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऐसा हुआ, और वो दिन का दिन और आज का दिन है। आज बहुत सपोर्ट है, आज बहुत सपोर्ट है। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद में रूटीन लाइफ में भी आप लोग जानते हो कि 10,000 लोगों को समझाना आसान है, लेकिन बीबी को समझाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए खरी पक्की पहले ही कर लो। ये भी एक मैनेजमेंट है। सो फ्रेंड्स, ऐसे कई अच्छे खट्टे मीठे अनुभव रहे। और उसके बाद में आज भी मालूम कुछ बातें ऐसी होती तो अंदर से हंसी भी आती है और दुख भी होता है। आज भी जब बहुत सारी फैमिलीज में जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो लोग मालूम क्या बोलते हैं आज भी, सर वो तो सब सही है, आप बोल भी बड़ा अच्छा रहे हो, है ना, पैसे भी आपने कमाई लिए होंगे, लेकिन कंपनी भाग गई तो। आज भी लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो। मैंने कहा सर बात तो सही है, 22 साल तो हो गए, 24 अक्टूबर 2000 के हिसाब से 23वां साल हो गया है। और शायद ऋषि सर इसीलिए रुके होंगे कि आप एडमिशन ले लो उसके बाद में भाग जाए। तो वो हंसते बोले यार क्यों मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा सर मजाक शुरू किसने किया था, आपने ही किया था ना, मजाक को शुरू आपने किया था ना। सोचने की बात केवल यह है कि जो एकेडमी 22 सालों से चल रही है, जिसने दिल्ली से इंडिया से शुरू किया था, अगर आज ग्लोबली वो एकेडमी है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और इतनी पारदर्शिता कहां है जहां कहा जाए कि ये सारी चीजें हम दे रहे हैं, और अगर तुम्हारे अंदर पैसे कमाने का दम हो तो सीखो और पैसे कमाओ। इससे बड़ी पारदर्शिता और कहां मिलने वाली है तुमको, उससे बड़ी पारदर्शिता कहां मिलने वाली है। तो उनका माइंड थोड़ा सा ठंडा होता है। फिर बोलते हैं सर चलो ये तो ठीक है, कंपनी की स्टेबिलिटी तो समझ में आ गई है ना, तो और ये इनका विजन भी अच्छा है, शिक्षा भी आप अच्छी दे रहे हो, लेकिन सर 2 लोग नहीं जुड़े तो फिर हंसी आती है। मैंने कहा यार ये आदमी कैसे आदमी मिल जाते हैं कभी कभी। मैंने कहा सर आपको ये किसने बोला है जोड़ने का काम है। नहीं बोले सर आप हमसे करोगे तो जुड़ेंगे तो सही। तो फिर उनकी भाषा में बात करते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, है ना, जो मेरी अप्लाई नहीं सीखा, सर बिना जुड़े कौन सा काम होता है दुनिया में, बताओ तो वो यूं सिर खिंचवाने लग जाता है। मैंने कहा सर एज ए साइंस टीचर जो मैं मानता हूं कि पानी भी हवा से, और बोलते ना H2O ऐसा कुछ फार्मूला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते तो पानी बनता है, यही होता है ना। और फिर आप देखो हम पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग बैठे हैं, हम जुड़े हैं डिजिटल तकनीक के माध्यम से। आप आपके घरों में बैठा हूं, मैं अपने घरों में बैठा हूं, तो जवाब क्या है कि ये जुड़ना फायदेमंद है या नुकसान वाला है। इससे ज्यादा फायदा कुछ हो ही नहीं सकता है। हेलो, तो उनसे ही बात होती है और उसके बाद में बोलते सर पैसे नहीं आए तो। मैंने कहा सर यार ये सवाल तो 20 साल पहले भी पूछते थे लोग और आज भी पूछ रहे हैं। वो मैंने कहा सर आगे तो क्या होगा, बोले सर आगे जब देख लेंगे। तो मैंने कहा सर अभी देख लो ना, आने के बाद देखने से क्या मतलब है, नुकसान होगा ना। आपके आसपास के लोगों का देखो। तो ऐसे लोग आज भी हैं, आज भी मिलते हैं। और अच्छी बात बताऊं आपको, कई टेक्निकल जो है ना, टेक्निकली जो स्टूडेंट हैं कि सर मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं, मैं वो पढ़ाई कर रहा हूं, जब उनसे बात होती है कि काम कीजिएगा, आज जो है हमारी डिजिटल मीटिंग होने वाली है, जूम पर आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कई बच्चे जो ग्रेजुएट हैं वो ऐसे सिर खुजाते हुए दिखते, बोले सर ये जूम क्या होता है। मैंने बोला बेटा जूम नहीं बोला जो खुजा रहा है, मैंने जूम बोला है। लोग बच्चे सिर खुजाने लग जाते हैं। तो सिर कब खुजाते हैं, जब जू काटती है। तो मैंने कहा मैंने जू नहीं बोला, मैंने जूम बोला है। जूम एक डिजिटल ऐप है जिसके थ्रू हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं। तो बोले सर आपको मजे ले रहे हो। तो मैंने कहा मौका कौन दे रहा है, अगर तो मौका देगा तो मजे तो हर कोई लेगा ही लेगा। तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा हूं, मैं एजुकेशन पॉलिसी में कितनी प्रॉब्लम है। हो सकता है टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं भी ईमानदारी से पढ़ाता था तो 99 लाने वाले 3 या 4 बच्चे होते थे 60% में से। कुछ 80 वाले भी होते थे, कुछ 70 वाले भी होते थे, कुछ 50 वाले भी होते थे। हेलो, मैं सही बात कर रहा हूं ना। तो कुल मिला के बात यह है कि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव की जरूरत तो है ही है। और फैमिली में भी फैमिली के गार्जियंस को जो बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है उसका माइंड डिस्टर्ब मत करो, उनको भी जरूरत। और उनके लिए अच्छी बात क्या है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको यह पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा किनके साथ में रहने वाला है, मेरा बच्चा क्या क्या सीखने वाला है, सब पहले से ही पता है। तो उनकी भी टेंशन फ्री। हेलो, जैसे मान लो मेरे पिताजी है तो उनको टेंशन ही नहीं। उनको पता है कि चलो ठीक है भैया, मेरी वाइफ को पता है, नहीं तो कभी कभी होता ना रात को लेट भी हो जाते हैं तो गर्मा गर्म रोटी मिलती है, आज भी टेंशन वाली बात नहीं। तो फ्रेंड्स
देखिए बातें, कई बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं, है ना, इतनी सारी बातें हैं, केवल समझने की जरूरत है। शायद मैं बहुत अच्छा स्पीकर तो नहीं, लेकिन इस लायक तो मैं बन गया हूं कि अपनी बात आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी। और एक सबसे बड़ा फंडा जिंदगी का मैं आपके सामने बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट जीते हैं, मालूम क्या, कि त्रिकोण, चतुष्कोण और षटकोण पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो सबसे जरूरी ना, दृष्टिकोण, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। दृष्टिकोण सबसे जरूरी होता है एक वास्तविक जिंदगी जीने के लिए, वो उन बच्चों को नहीं पता होता, इवन कई बड़ों को भी नहीं पता होता है। और ये इंडस्ट्री आपके दृष्टिकोण को सबसे पहले मजबूत करती है कि मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे आएगा। ये सारी प्रोसेस को फॉलो करवाने के लिए यहाँ पर एक ग्रेट सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, जो सब लाने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखिए, कुछ तो नहीं है, मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कई राजा इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं, लेकिन एक छोटा सा सिपाही जिसको बोलना नहीं आता था, आपके सामने अगर कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख पा रहा है, जिसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो गया है, आज मैं बोल सकता हूं कई मेरे भाई और बहन ऐसे, ब्लड रिलेशन हमारा नहीं है, लेकिन जब बात आती है ना, स्टेज से बोलते ना कि भगवान का दिया हुआ एक भाई हमें और मिल गया, तो मैं बोल रहा हूं जो खुशी होती है ना, वो अनमोल है। वो खुशी जो होती है ना, वो अनमोल है, उसकी बात ही अलग होती है। कोई अगर टू व्हीलर लेके आ रहा होता है ना, तो बोलता है सर सबसे पहले आप ही बैठो सर, अगर आप नहीं होते हमारी जिंदगी में तो ये कैसे आती। तो मैं धन्यवाद करता हूं भगवान का, सब उनको चरणों में समर्पित कर देता हूं सारी अपलाइन को, कि भगवान धन्यवाद है, प्रभु धन्यवाद है, ऋषि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। हमारी अपलाइनों को सादर मैं वहां से प्रणाम कर लेता हूं कि आपने इस लायक बनाया कि गाड़ी पे मैं बैठ रहा हूं आपके कारण, वहां बैठता हूं, गाड़ी चलती है, बड़ा मजा आता है, उनकी जो खुशी देखने को मिलती है वो बात बड़ी अलग हो जाती है। कोई अगर रेफ्रिजरेटर लेके आता है, उसका जब ठंडा पानी पहला ग्लास पिलाता है कि सर आज पहली बार आप आए और हमने फ्रिज लिया, इसका पानी पियो, जब वो पानी पीते तो ऐसा लगता है कि बस अमृत पी रहे। सही बता रहा हूं। कोई वॉशिंग मशीन लेके आता है ना, तो उसमें कपड़े नहीं धुलवाते हैं, समझ सोचो कपड़े धुलवा लेंगे। कोई वॉशिंग मशीन लेके आता है ना, और जब वो बताते हैं कि सर हमने वॉशिंग मशीन ली है, तो वो दिल की जो खुशी होती है इसकी बात ही अलग होती है। कोई मोबाइल लाता है उसकी खुशी बड़ी अलग होती है, लैपटॉप लेता है उसकी बात बड़ी अलग होती है। सो फ्रेंड्स, कई ऐसे अचीवमेंट जब टीम के होते हैं ना, तो उसकी बात बड़ी अलग हो जाती है। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी मानूंगा। क्यों? क्योंकि शायद मैंने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, तो मैं बड़ी जल्दी बड़ी अपलाइनों से मिलने का मुझे मौका मिल गया। हमारे गुरु को तो हमने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा था, फिर मैं इस इंडस्ट्री में कार्यकार इस बिजनेस को सीखा है। अब बोलोगे कार्यकार में, क्योंकि पहले तो सेमिनार होते थे दोस्तों। मुझे कई बार मौके मिले हैं बड़े बड़े लीडर्स के साथ में, कार के साथ, उनके साथ शेयर करने का, टाइम स्पेंड करने का, जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा। मैं तो ये कहूं कि इस इंडस्ट्री के अगर हमारे ड्यूसॉफ्ट के हीरो में से चंद नाम है, जिसमें नाम मैं लेने जा रहा हूं मिस्टर प्रशांत सिंह सर। जब उनके साथ कार शेयर करने का मौका मिला, उज्जैन वो आए थे और रतलाम उनको जाना था, हम लोगों ने साथ में भस्म आरती देखी, और दर्शन करने के बीच का जो टाइम था, और जो उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान दिया और जो व्यवसायिक ज्ञान जो उन्होंने दिया ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरी ट्रेनिंग वो रात में ही हो गई। हम लोग रात में करीबन 12:30 बजे लाइन में लगे थे, 4-5 बजे हमने दर्शन किए, 6-7 बजे हम लोग रेडी होके निकल गए, और दिन भर ट्रेनिंग रही, लेकिन मेरी ट्रेनिंग तो वही हो गई। एक बार कुमार मनीष सर को जाने का मौका मुझे मिला सर के साथ में इंदौर एयरपोर्ट पे। उनकी फ्लाइट लेट थी, 4 घंटे हमने खूब एंजॉयमेंट किया। और जब कुमार मनीष सर आए तो उनको लगा कि मेरे कारण लेट हो गए, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बातों ही बातों में, मतलब मैं कहूं कि टेक्निकली बातों के अगर एक्सपर्ट ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में कोई है तो कुमार मनीष सर का नाम बिल्कुल अलग है। और उन्होंने भी जो कार में जो नॉलेज दिया ना, टेक्निकली ड्यूसॉफ्ट की जो गहराई बताई, ऋषि सर का विजन जो उन्होंने कुछ एग्जांपल के थ्रू बताया, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा वाकई में मुझे गर्व है कि मैं एक सही एसोसिएशन में, पहले से ही है, आज भी है। ठीक है, एक बार मुझे चिंटू सर के साथ में कार शेयर करने का मौका मिला, तो बोले यार बड़ी बड़ी जगह तो सब करते हैं, हम चाय ऐसी जगह की पियेंगे जहां जंगल में बिल्कुल कहीं हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। दोस्तों, उनके जब बोलते हैं ना हंसते मुस्कुराते, उन्होंने ऐसी बातें बता दी मैनेजमेंट की, कि लोगों के साथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अगर सामने वाला बहुत गुस्से में हो तो कैसे हम पेशेंस रख के उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उससे निकल जाए, उसकी बात बड़ी अलग होती है। और दोस्तों, एक ऐसी हस्ती जो मतलब बातों ही बातों में इतनी सारी बातें सिखा देते हैं, जिनकी बात ही बड़ी अलग है, जिनके साथ भी मुझे कार शेयर करने का मौका मिला। मतलब उनसे तो मैं बात भी कर लेता हूं कभी कभी महीने में एक बार। हमारी मोस्ट ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार सर, उनकी बात भी बड़ी अलग है। वो एक ऐसा एग्जांपल है कि रूटीन एजुकेशन तो बड़ी कम है, लेकिन अगर फाइनेंशियल अगर बात की जाए तो करोड़पति कई को लाइन लगा चुके हैं। सोचिए कि जिस शख्स ने, हमारे गुरु संजय चौधरी सर का माइंड सेट किया होगा, तो कितने क्रिएटिव होंगे इन द सेंस स्किलफुल होंगे। हेलो, धीरू भाई अंबानी का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि किताबी शिक्षा आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन कुशल शिक्षा आपको अमीर बनाती है। और कुशल शिक्षा में अगर कोई है, तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग हैं, जितने भी नाम मैंने लिए हैं, और इनको ऐसा बनाने का काम जिसने किया है, आप समझ सकते हो उनका विजन कितना बड़ा होगा। वो कोई और नहीं, इस सिस्टम के क्रिएटर, मैं कहूं ड्यूसॉफ्ट के जन्मदाता आदरणीय ऋषि सहदेव सर, जिन्होंने इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनाया।
और कई लोगों को अपनी जिंदगी को सुप्रीम लाइफ में कन्वर्ट करने का एक मौका दिया। सो फ्रेंड्स, बातें कई सारी है, लेकिन आज इस नाचीज को मौका मिला कि अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। कई अचीवमेंट्स है जो टीम कहीं कुछ नहीं थी, आज हजारों में पहुंच गई है और आज एक पहचान बन गई है। कहते हैं ड्रीम पूरे होते हैं। जब पहली बार पेन लिया था तब से लेकर ये भी सोचा था कि कभी जूम पर भी बोलने का मौका मिलेगा, वो भी हुआ। दिल्ली के स्टेज पर भी अवार्ड लिया और अभी सफर जारी है। दोस्तों, इन सब का क्रेडिट जाता है तो मेरी सारी अपलायंस को जाता है। ड्यूसॉफ्ट के जो टॉप लीडर्स हैं, जिनको हमने वीडियो के थ्रू या लाइव जब उनको सुनने का मौका मिला, उनसे ज्ञान मिला, कई हमारे छोटे भाई बहन उनसे सीखने का मौका मिला, कई हमारे ऐसे एसोसिएट्स हैं जब प्रोग्राम में हम उनसे कुछ बातें सीखते, ये सारा क्रेडिट उन्हीं का है। बस मैंने केवल एक काम किया कि एक मेरी अपलाइन को पकड़ा, बस उनसे मार्गदर्शन लिया, उन्होंने जो बोल दिया ना, मतलब वो हो गया। बस मैंने एक काम सबसे अच्छा किया कि एक पर्सन को अपना गाइड बनाया और उन्होंने जो बोला उनसे प्लानिंग ली कि सर ये करना है, मतलब वो चीज हो गई। और उनका नाम इस स्क्रीन पर जरूर लेना चाहूंगा, मतलब मल्टीपर्पज पर्सनालिटी है वो मेरे लिए, मिस्टर रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा सर। एक बार शानदार जानदार जबरदस्त तालियां हो जाए उनके लिए। और अपनी बात को विराम करने के पहले चंद लाइनों से मैं विराम जरूर देना चाहूंगा। आपने सुना भी होगा कि घड़ी के कांटों ने सिखाया है कि वक्त कभी रुकता नहीं। घड़ी के कांटों ने सिखाया है कि वक्त कभी रुकता नहीं। रुक जाते हैं राही रास्तों पर, लेकिन रास्ता कभी थकता नहीं। यूं तो होती नहीं जीत सभी के मुकद्दर में, यूं तो होती नहीं जीत सभी के मुकद्दर में, लेकिन जीतता वही है जो कभी रुकता नहीं, थकता नहीं। और ये इंडस्ट्री उन सब लोगों के लिए है, ये इंडस्ट्री उन सब लोगों के लिए है जो वास्तविकता में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो वास्तविकता में एक जीवन जीना चाहते हैं। अगर ऐसे जीवन जीने वाले लोग यहाँ आ जाए तो उनके जीवन को, उनकी लाइफ को लाइफ स्टाइल कन्वर्ट होने में कोई रोक सकता नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उन लोगों का जरूर कीजिएगा जिन्होंने आपको मौका दिया, जिन्होंने इस एकेडमी में लाने के लिए आपको जैसा भी प्रयास किया हो, आपकी जिंदगी बदलने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी है। उन सभी को धन्यवाद कीजिएगा और अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें आज सर आपने शेयर करी। जो पहली बार इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू वेरी मच।